बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मिड टर्म एग्जामिनेशन के हवाले से इस लेक्चर में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। बेस्ट मेथड वही है कि आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने हैंड आउट से रीड करके, लेक्चर सुन के, शॉर्ट लेक्चर लेके, या वैसे ही कह लें कि आप पॉइंट्स अपने क्लियर करें और फिर चंद क्वेश्चंस को देखें। प्रीवियस पेपर्स मिल जाते हैं नेट के ऊपर, वो लें और उसको बस इतना सा आइडेंटिफाई करें कि उससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट आते हैं। वो भी आ सकते हैं लेकिन कम ही रिपीट होते हैं, थोड़े रिपीट होंगे, बाकी मोस्टली उससे मिलते जुलते कॉन्सेप्चुअल काम होगा, वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और बाकी रटा लगाने वाली इसमें जो चंद चीज़ें हैं वो तो वैसे ही सेम ही रहनी है, फार्मूले वगैरह। तो चंद चीज़ों को देख लेते हैं जी। ड्यू टू लेफ्ट कंप्लीट नेचर ऑफ बाइनरी ट्री, हीप जो वैसे भी स्टोर होती है ना, वो एरे के अंदर होगी। लिहाजा हीप की स्टोरेज जो देखेंगे ना हम, तो ये वाला क्वेश्चन आएगा। स्ट्रक्चर्स में हीप नहीं स्टोर होती, लिंक लिस्ट में भी हो सकती है, स्टैक में बिल्कुल नहीं होती, लिंक लिस्ट और एरे में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एरे में ही यूज़ होगी। व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस रैंडम एक्सेस मशीन, ये जो पहली रैंडम एक्सेस मशीन बनी थी या जो कंप्यूटर पहला, वो क्या काम करता है? कंप्यूटर जितने भी काम है वो अरिथमेटिक और लॉजिक वर्क करते हैं, अलजब्रिक वर्क नहीं होगा। ज्योमेट्री के काम कंप्यूटर काम करते हैं, या पैरेलल और रिकर्सिव, ये तो उसकी नेचर है ना, किस तरह का काम हो रहा है। तो मशीन किस तरह की इंस्ट्रक्शन, किस तरह के काम करते हैं? मैथमेटिकल, अरिथमेटिक और लॉजिक। चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर इस थ्योरम को देखेंगे ना, तो उसमें डिवाइड एंड कंकर क्यों नहीं यूज़ होता है? तो उसकी रीज़न यही है कि ऑप्टिमम के जो है वो हमें मालूम नहीं होता, लिहाजा हम डिवाइड नहीं कर सकते कि ये हाफ में कहाँ कहाँ हमने इसको डिवाइड करना है। व्हाट इज़ द टोटल टाइम टू हीपीफाई प्रोसीजर, अगर आप हीप वाले लेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो हीपीफाई प्रोसीजर्स है उसमें, और उसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि उसमें टाइम कितना लग रहा है, मैक्सिमम log n। वो यानी कि जिस तरह हीप बनती है ना, तो उसको जब हीपीफाई प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, चूँकि ये ट्री होती है, तो ट्री के स्ट्रक्चर पे काम स्टोर डेफिनेटली एरे में होता है, लेकिन स्ट्रक्चर इस तरह का ट्री का बनता है, या इस तरह हीप जब बनाई जाती है ना, तो इसके अंदर डाटा होगा, फिर अगले में आ जाता है, फिर यहाँ पे आता है, वो उसमें बड़ी डिटेल में अवेलेबल है। बट ये है कि हैप्पीफाई प्रोसीजर जब अप्लाई होगा ना, तो उसमें log n मैक्सिमम जो बाइनरी ट्री पे लगता है वही उसके ऊपर लगेगा, तो ये वाला आंसर इसमें बनेगा। लर्न कर लें, ये कोई इतना वो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी नहीं है। वर्ड एल्गोरिदम है, ये लर्निंग वाली बात है कि ये मूसा अल ख्वारिज़मी ने ही इसको बनाया था, और यही उसकी किताब का भी आगे टाइटल आ गया है। ये वही रिपीट हो रहा है कि रैम में क्या होगा, मैथमेटिकल मॉडल है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, ये सिग्मा नोटेशन, थीटा नोटेशन, ये एसिम्पटोटिक नोटेशन में आता है। वो एल्गोरिदम की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो फ्लो चार्ट ही परफॉर्म करेगा। अ रैम इज एन आइडियलाइज मशीन विद रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कितनी रैंडम एक्सेस, ये वो वाली रैम नहीं है, ये मशीन के हवाले से बात हो रही है, इसलिए एमबी शैम्बी कुछ भी नहीं आना इसमें। और इनफाइनेटली लार्ज रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसके अंदर। ये वही रिपीट होके आ रहा है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक आ गया। What will be the total number of maximum comparison if we run brute force maxima algorithm with n element? तो ये बड़ी डिटेल में अवेलेबल है, एल्गोरिदम की समझ आएगी तो यही वाली बात आएगी। दूसरा ये है कि ये उसमें लिखा भी हुआ है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ n ही लगते हैं, जितने एलिमेंट है उतना ही टाइम लगता है, यूँ समझे। सोल्यूशन टू रिकरेंस Tn/2 + 1, इसको कितना टाइम लगेगा? अब पहले हमारे पास ऑप्शन है log n,
लॉग एन तो वैल्यू को यूँ समझे कि अगर 1,00,000 वैल्यू है, जब उसका हम लॉग लेंगे ना एन के साथ तो 20 रह जाएगा वो। तो ये देखें एन इसमें प्लस हो रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि अगर हमारे पास 30 एन की वैल्यू है तो 30 का हाफ कर लें प्लस उसमें 30 ही ऐड कर लें, लिहाजा ये 45 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता, एन स्केयर तो कभी भी नहीं बनेगा। इन दो में टाई करना पड़ेगा कि एन लॉग एन। अब अगर इसी की एग्जांपल आप उसमें ले लेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ज़्यादा आएगा, तो नियरेस्ट उतना ही टाइम लगता है जितना एन है, एन प्लस एन का हाफ कर लें, तो लिहाजा ये इक्वल टू एन अप्रॉक्सीमेशन में आ जाती है चीज़। अच्छा, ये एक एल्गोरिदम दिया गया है जी, इसमें पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग कोड और व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड, कि इसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ कोई कांस्टेंट दिया गया है कि इसमें कोई फिक्स चीज़ें हैं, लिहाजा कांस्टेंट की कोई वेटेज नहीं है, कांस्टेंट टाइम की नो वेटेज, कोई वेटेज नहीं है एक किस्म की, क्योंकि पता होता है कि उस पर जो एग्जीक्यूशन है मैक्सिमम कितनी होनी है, मिनिमम कितनी होनी है, वो फिक्स ही रहती है। अब ये लूप कितना टाइम लेगा, इट डिपेंड ऑन एन। 5 से स्टार्ट हो के i लेस देन n, 5 से स्टार्ट हो रहा है, और अगर 1,00,000 हो तो वो लेस उस वक्त तक काम होता रहेगा जब तक वो n से लेस देन है i। तो 5 लेस देन है, फिर 6 7 8 9 10, तो n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे n लगेगा, यानी कि n टाइम तो ये वाला लूप ले लेगा। अच्छा, इसके ऊपर लूप है वो k1 से स्टार्ट होके k लेस देन 15 आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कन्फ्यूजन जनरेट की है कि ये कांस्टेंट टाइम है इस लूप का, इसने 15 टाइम्स ही चलना है, चाहे n की वैल्यू 1,00,000 है या n की वैल्यू जो है वो 10 है। अंदर वाला लूप मैनी टाइम्स चलेगा, बट ये 15 टाइम्स कांस्टेंट वैल्यू है, 14 टाइम चलेगा, 1 से स्टार्ट होके लेस देन 15 में आ रहा है, तो इसकी कोई वो नहीं है, इतनी वेटेज नहीं आएगी। अच्छा, ये वाला वही काम है जो हमने यहाँ पे किया है, यानी कि यहाँ पे भी n लग रहा है, तो n ये ज़्यादा है कि ये n स्केयर से लेके n3 के दरमियान में कहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 3 है, अगर 3 वेरिएबल यहाँ होता, अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल होता, m होता, n होता, तो ये 100% यही वाला आना था, बट अब चूंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, फिक्स है, कांस्टेंट है, तो लिहाजा ये इससे लेस देन होगा n स्केयर से, n क्यूब से। कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, कि अगर छोटी वैल्यू रखी जाए, सबकी 5 रखी जाए, तो ये तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, और अगर 1-1 लाख 10-10 करोड़ वैल्यूज़ रख लें तो ये इसकी वेटेज ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ये थोड़ा सा मालूम होगा। लिहाजा ये मेरे नज़दीक जो है ना वो ये वाला आंसर आना चाहिए इसका। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ये और इसमें से ज़्यादा कभी यही वाला है कि ये ज़्यादा करीब है n स्केयर के। अच्छा, ये वही हैप्पीफाई रिपीट होके आ रहा है जी। ये हमारे पास एक एल्गोरिदम आ गया जिसमें फैक्टोरियल किसी नंबर का फाइंड करना है। अब वो कितना टाइम लेगा, अगर n 1 के इक्वल है, फैक्टोरियल का हमें पता है, तो वो रिटर्न 1 कर दे, वरना ये वाला रिटर्न हो जाए। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा उसे। अब देखते हैं टाइम हमारे पास ये क्या है, टाइम n-1, तो अगर n 5 है तो इसके मुताबिक ये n-1 4 टाइम चलना चाहिए, और प्लस उसमें ऐड कर दें। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसी को देखें, काम इसी के अंदर हो रहा है। क्या काम हो रहा है, जो n है वो फिर मल्टीप्लाई किससे होगा,
इसी को रिकर्जन का आपने मेथड समझा होगा, ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। फिर n-1 यानी कि अगर हमारे पास 7n है तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और फिर स्टार 6, फिर वो अपने अंदर कॉल करेगा 5, फिर इसी तरह चलता जाएगा। यानी कि वो n मल्टीप्लाई क्या करेगा n-1, ये टाइम लेगा, n-1 जितने टाइम लेगा, और फिर ये वाला n भी साथ में शामिल होगा, लिहाजा ये वाला काम जो है ये इसके ज़्यादा करीब है कि ये n इंटू n-1 टाइम लेता है। अच्छा, ये +1 क्या है? +1 वो जब 1 तक पहुंच जाएगा तो एक दफ़ा ये वाली वैल्यू भी एग्जीक्यूट होगी जो उसे बाहर निकालेगा, यूँ समझेंगे। तो एक एग्जीक्यूशन यहाँ पे भी ऐड होनी है, ये प्लस भी ठीक है, ये प्लस भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि n बाहर है और Tn-1 अंदर आ रहा है, ठीक है, लिहाजा ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये फार्मूला भी है, लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करना है तो ये भी ठीक है। When we call Hippify, then at each level the comparison performed takes time. Hippify प्रोसीजर जो है ना वो कांस्टेंट टाइम लेता है। कांस्टेंट टाइम के लिए ये है कि वो एक ही दफ़ा में उसको वैल्यू को चेक करके ऊपर नीचे आगे पीछे कर देता है, लिहाजा ये कांस्टेंट टाइम है। थीटा लॉग n नहीं आएगा इसमें, बाकी ये वाले दोनों तो आ ही नहीं सकते। क्विक सॉर्ट, वी डोंट हैव द कंट्रोल ओवर द साइज ऑफ रिकर्सिव कॉल। तो ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास रिकर्सिव कॉल जो है ना उस पर कंट्रोल नहीं होता। कैसे? क्विक सॉर्ट के अंदर वो पाइवोट वैल्यू कहीं पे भी हो सकती है। अगर यहाँ पे हो तो ये रिकर्सिवली यहाँ इतनी दफ़ा कॉल होगा, अगर वो पाइवोट वैल्यू सही मिल जाए तो एक ही दफ़ा रिकर्सिव कॉल होगा। बहरहाल क्विक सॉर्ट को समझ लेंगे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। इट इज़ पॉसिबल टू स्टार्ट विदाउट मेकिंग कंपेरिजन्स। हाँ, तो बिल्कुल हम स्टार्ट कर सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि हमें पहले कंपैरिजन ही करना है फिर हम ज़िंदगी का स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम का स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा प्रोग्राम जिसमें कंपैरिजन है ही नहीं है, या किसी के साथ कंपैरिजन किए बगैर भी चीज़ स्टार्ट हो सकती है, पॉसिबल है। इफ़ देयर आर थीटा n स्क्वायर एंट्रीज इन द एडिड डिस्टेंस मैट्रिक्स देन द टोटल रनिंग टाइम इज, अगर थीटा n स्क्वायर इंट्रीज है तो अच्छा, यहाँ पे फिर वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिपीट होके आ रहा है। ये भी हु इन्वेंटेड द क्विक सॉर्ट, ये तो नाम है उसका, लर्न करना पड़ेगा कि किसने इन्वेंट किया, आपको उसे थ्योरी से मिल जाएगा। मेन एलिमेंट टू डिवाइड एंड कंकर, डिवाइड एंड कंकर के मेन एलिमेंट कौन से होते हैं? डिवाइड, कंकर और फिर कंबाइन, इकट्ठा भी करना उसे होता है। जी, मर्सैट जो है वो स्टेबल एल्गोरिदम है लेकिन इन प्लेस नहीं होता, बट नॉट एन इन प्लेस एल्गोरिदम, मतलब उसके लिए एक अलग हमें वो रिक्वायर्ड होता है जिसके अंदर उसको बाद में स्टोर करते हैं हम लोग। काउंटिंग सॉर्ट, द नंबर टू बी सॉर्ट आर इन रैंक 1 to k वेयर k इज। काउंटिंग सॉर्ट को पढ़ लीजिएगा, आपको इसकी समझ आ जाएगी कि काउंटिंग करके करता है और k स्मॉल होना चाहिए उसमें, कि यानी कि जो हमने सॉर्टिंग करनी है 1 से लेके कहीं से भी हो सकती है कि वो 1 से लेके नंबर जो है ना वो 35 तक है, तब तो पॉसिबल है। अगर 350 100 तक हो जाएगा 350 तक, तो वो उतनी ही हमें लोकेशन ज़्यादा होगी। ये काउंटिंग सॉर्ट को देख लेंगे ना तो अलग अलग नंबर वो रख रहा है। बहरहाल के स्मॉल होगा तो ये सूटेबल होता है काउंटिंग सॉर्ट। हिप्पीफाई का वही रिपीट होके आ रहा है। हाँ जी, इफ़ एन एल्गोरिदम हैज़ द कॉम्प्लेक्सिटी, अगर ये है हमारे पास तो उसकी कम्प्लेक्सिटी हम क्या कह सकते हैं? देखें, log 2 की पावर n और फिर n log 2 की पावर n और प्लस क्या है n हो रहा है, ये तीनों प्लस हो रहे हैं। यानी कि अब देखें ये वाला तो हो नहीं सकता, n नंबर ऑफ n तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखें n प्लस हो रहा है n log 2 के n के, ये n से बड़ा है, n log 2n n से बड़ा, डेफिनेटली वो उसका आंसर 1 आए 2 आए 3 आए, ठीक है, फिर वो n से भी मल्टीप्लाई होना है और फिर उसमें n भी ऐड होना है। लिहाजा ये वाली ऑप्शन तो नहीं है और कांस्टेंट वाली ऑप्शन भी नहीं होगी, फिक्स टाइम नहीं है। अब ये वाली चीज़ भी नहीं हो सकती क्योंकि log n इसमें है लेकिन n भी नहीं है, शुरू में n भी नहीं हो रहा। अब दो ऑप्शंस रह गई हमारे पास, ये दो।
तो इन दोनों में ना ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। ये वाला ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जितना कंप्लेक्सिटी इस n को मल्टीप्लाई करने से होनी है ना, उतना उसको ऐड करने में या n को ऐड करने में नहीं होनी। फॉर एग्जांपल अगर एक 1000 है हमारे पास n की वैल्यू, तो यहाँ से log निकल के उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस n 1000 ऐड हो जाएगा उसमें, और यहाँ log लेके फिर ऐड हो जाएगा। और ये एक दफ़ा log लेने से फिर log लेने से वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, लिहाजा ये वाली वैल्यू ज़्यादा सूट करती है। रैम मॉडल में एग्जीक्यूशन किस तरह काम करती हैं, वो एक के बाद एक, क्योंकि सीपीयू हमेशा एक वक्त में ही एक काम करता है, पैरेलल काम नहीं होगा। टाइम डिवीजन का कॉन्सेप्ट उसमें आ जाता है, कंकरेंट सेम ही चीज़ है, रैंडम, तो ये वाला ज़्यादा उसके सूट है। द टाइम अज्यूम फॉर ईच बेसिक ऑपरेशन टू एग्जीक्यूट रैम मॉडल कंपटीशन के अंदर टाइम कितना लगता है? इन्फिनिटी टाइम तो लगता ही नहीं है, वरना मशीन काम ही ना करे। कॉन्टीन्यूसली भी उसी मीनिंग में आता है। वेरिएबल और कांस्टेंट में टाई हो सकता है, लिहाजा कांस्टेंट टाइम लगता है। कांस्टेंट टाइम फिक्स टाइम ही होता है एक। अब 2 + 2 + 2 को कैलकुलेट करने में कभी 10 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर उसको 2 सेकंड लगते हैं तो हर दफ़ा 2 सेकंड ही लगते हैं, लिहाजा कांस्टेंट टाइम लेता है किसी भी ऑपरेशन को। इफ़ द इंडिसेस पास टू मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम आर नॉट इक्वल, द एल्गोरिथम में रिटर्न इमीडिएटली। ये जी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है इसका नहीं मुझे आइडिया हो रहा। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम यूज नो इंटेलिजेंस इन प्रोनिंग आउट डिसीजंस। बिल्कुल ट्रू है जी, ब्रूट फोर्स के अंदर इंटेलिजेंस ही नहीं होती, सीधा सीधा एल्गोरिदम समझे कि इंस्ट्रक्शंस पे काम करने वाला, कि उसको प्रूनिंग आउट डिसीजंस के कम करने के लिए, यानी कि डिसीजन निकालने के लिए इन एनालिसिस द अपर बाउंड मीन्स द फंक्शन ग्रोज असम्प्टोटिकली नो फास्टर देन इट्स लार्ज टर्म। एग्जैक्टली ठीक है, अपर बाउंड का मतलब भी यही होता है कि जो फंक्शन ग्रोज कर रहा है ना असम्प्टोटिकली, वो उससे ज़्यादा फास्टर या उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अपर बाउंड आखिरी लेवल है। लेट्स से इसकी एग्जांपल यही होगी कि अगर हमने एक वैल्यू सर्च करनी है, 10 लोग बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों को चेक करना पड़ेगा। मैक्सिमम अप्रोच 10 होगी, उससे पहले भी मिल सकता है, तो ये अपर बाउंड आ जाती है। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ n एनी एल्गोरिदम इज़ फास्टर इनफ। रनिंग टाइम डज बिकम एन इशू व्हेन n गेट्स लार्जर। डेफिनेटली जब एल्गोरिदम का पता भी तभी चलता है, अगर 1-2 वैल्यू को सर्च करना है तो वो बिल्कुल ईजी है, और टाइम कंज्यूमिंग कहाँ पे जाके नज़र आएगी? जब ज़्यादा वर्किंग होगी। द एरे टू बी सॉर्टेड इज़ नॉट पास्ड एज आर्गूमेंट टू द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। The array to be sorted is not passed to as an argument merge sort। merge sort करते किस लिए हैं? डाटा को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर array जो है वो अगर array to be sorted is not, लेकिन पास तो किया जा सकता है ना, शर्त तो नहीं है कि डाटा सॉर्ट है या नहीं है, हम उसे पास कर सकते हैं। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स बनेगी इस सूरत में कि पास किया भी नहीं जा सकता। उस आप मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम देखेंगे ना, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगी भाई डाटा पे हमारे पास पहले कैसा आएगा। अगर सॉर्टेड आ गया तो ठीक है, आप मर्ज सॉर्ट अप्लाएंगे, वो भी सॉर्ट कर देगा उसको। इन सिंपल ब्रूट फॉर एल्गोरिथम वी गिव नो थॉट टू एफिशिएंसी। डेफिनेटली हम एफिशिएंसी, पहली बात तो सीधी सीधी सी काम करना है, तो वो उसमें एफिशिएंसी नहीं लेके आते हैं जी। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसमें डिवाइड कंकर में पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने इसको कोई अहमियत नहीं दी थी। सॉरी, ट्रू नहीं है, फॉल्स है कि इम्पोर्टेंस अगर इस प्रिंसिपल को वो वाला डिज़ाइन दिखाया गया है कि वो ग्रुप्स की फॉर्मेट में डिवाइड होते थे, फिर उनको कवर करते थे जी। एन एल्गोरिथम इज़ अ मैथमेटिकल एंटिटी दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक लैंग्वेज। अगर यहाँ वर्ड होता है ना इंडिपेंडेंट, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट होनी थी ट्रू। डेफिनेटली ये एक मैथमेटिकल एंटिटी है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं है किसी लैंग्वेज के ऊपर। किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बना सकते हैं, लिहाजा ये
डिपेंडेंट की बात करेंगे तो ये फाल्स हो जाएगा। अब अगर पेपर में इंडिपेंडेंट आ गया तो आप फाल्स कराएंगे तो ये आपकी सिलेक्शन गलत हो जाएगी। The running time of an algorithm would not depend upon the optimization by the compiler, but that of a implementation of algorithm would depend on it. But the compiler that of an implementation of the algorithm would depend on it. जी, रनिंग टाइम एल्गोरिथम का है ना, वो कंपाइलर पे डिपेंड नहीं करता, इम्प्लीमेंटेशन वुड डिपेंड ऑन इट। पता नहीं, इसकी नहीं समझ आ रही। जी, f of n and g of n are asymptotically equivalent. This means that they have essentially the same growth rate for large n. कि जिस तरह वो ये बढ़ रहा है उसी तरह से g बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा, उनका ग्रोथ रेट एक ही चल रहा है, तो लिहाजा इसमें ग्रोथ रेट आएगा। हाँ जी, 2n स्केयर प्लस 2n, ये n का स्केयर है जी, -3 will eventually exceed C2n no matter how large we make C2, C square, ये C2 है। हाँ जी, इसमें यह है कि कांस्टेंट जितना मर्जी बड़ा हो वो एल्गोरिथम के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा होता है, या उसकी कम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। कांस्टेंट, ये C2 का मतलब कांस्टेंट है कि यहाँ पे इसको जितना मर्जी बड़ा कर दें, 18 कर दे, तब भी इसका कह लें कि ना वो कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही रहेगी। जी, वो एग्जांपल कार के रेट की और वो दिया गया है। तो इसमें जो पेयर बनाए जाते हैं ना, वो पहले वाली जो एग्जांपल दी है पहले लेक्चर के अंदर, कि जो पेयर होंगे वो हम स्पीड और कार की का रेट प्राइस, तो इसमें जो स्पीड होगी वो ज़्यादा और जो कार की वैल्यू मीन्स कि कार का रेट कम हो, फास्ट ना हो, स्लो ना हो, एक्सपेंस ना हो, चीप रेट हो उसका कार का। तो इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे हम।